मेरा नाम दिवाकर है। मैं अभी कुछ महीनों पहले ही इस शहर में नौकरी करने के लिए आया था। ये शहर मेरे लिए नया होने के साथ साथ बहुत ही अजीब भी था। अजीब इसीलिए था क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही खुला हुआ सा था, क्योंकि जिस गांव में मैं रहकर आया था वहाँ पर बहुत ही घुटा घुटा सा माहौल था। मैं 27 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में ही नौकरी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि शहर में नौकरी करने का भी एक अलग ही मज़ा है। मैंने यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे। इतनी जल्दी तो मुझे मेरी कंपनी फ्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने ये फ्लैट एक कॉलोनी में लिया था। मैं सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता था और शाम 4 बजे तक घर पर वापस आ जाता था। यहाँ पर मैंने बातचीत करने के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वैसे मेरा एक दोस्त और भी था, वो मेरे ही साथ मेरी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन हम दोनों के फ्लैट अलग अलग थे। वो शादीशुदा था, वो भी गांव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि वो भी मेरी शादी जल्दी ही कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। पहले मैं अपना कुछ अलग कमा लेना चाहता हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहता था यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो शायद यहीं पर ही रहती थी। उसको पहली नज़र में देखकर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम सृष्टि था। सृष्टि को पहली नज़र में देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने उसको पाने की चाहत कर ली थी। मैं उसके बारे में अभी कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपनी कॉलोनी में रहने वाले ही एक दोस्त से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो इस कॉलोनी के फ्लैट में अकेली अपनी माँ के साथ रहती थी। वो यहाँ के एक पार्क में मिली थी। इस शहर में आने के बाद मेरी नौकरी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने गांव भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी, बड़ा मैं ही था और शादी भी पहले मेरी ही होनी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल छूट दी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता हूँ और जिस लड़की से चाहूँ उससे शादी कर लूँ। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मुझे किसी से भी शादी के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से ही परमिशन दी हुई थी। 1 महीने की जान पहचान और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती ने हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि सृष्टि इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। मैं तो सृष्टि से जल्दी ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और एक स्कूल में टीचिंग करती थी। सृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की ज़रूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वो किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी ज़िंदगी में 1 साल पहले एक खतरनाक तूफान आ गया था। मैं तो अभी कुंवारा ही था। मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, जो कि मुझे सिर्फ सृष्टि में ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस बेचारी की एक बार शादी हो चुकी थी और उसका पति मर गया था। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था जब उसका पति उसे इस दुनिया से छोड़कर चला गया और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो अपनी बीमार माँ के साथ जाकर दोबारा से रहने लगी थी और अब तो वो जॉब करने लगी थी और अपनी माँ का इलाज भी करवा रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति के मरने के बाद उसे बहुत ज़्यादा तंग किया था और वो बहुत ज़्यादा लालची लोग थे। इसी वजह से सृष्टि दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी कि कहीं उसके दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही न हों। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और वैसे भी मैं तो यहीं पर नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ भी यहीं पर ही रहना था। मुझे सृष्टि से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उसे मिला था वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मुझे अपने हालात रो रो कर सुनाती थी। मर्द की तो कमज़ोरी होती है कि अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वो वजह जानने की कोशिश ज़रूर करता है, चाहे वो मदद करने के काबिल हो या नहीं हो, पर जानना ज़रूर चाहता है। सृष्टि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरा पति इस दुनिया से चला गया, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है, वो भी बीमार रहती है। उनकी दवाइयों का खर्चा और अपना पेट भरने के लिए मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ गया। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। हम कभी कॉल पर बात करते हैं तो कभी मिल लिया करते थे।
हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो अपनी ससुराल वालों से सारे संबंध खत्म कर चुकी थी। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती है। मेरी पहली मुलाकात उससे पार्क में हुई थी और वहाँ पर बातों ही बातों में मैंने उससे कहा था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अकेली कैसे जाओगी? तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो अचानक उसने सीटी बजाई और सामने से ही भागता हुआ एक गोल्डन रंग का बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ गया था। मुझे पता था कि वो उसका कुत्ता था। मैंने कहा कि ये कुत्ता आपका है? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा कुत्ता है। आपको कैसा लगा? अच्छा है ना? मैंने कहा हाँ, ये अच्छा तो है, लेकिन ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, ये अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला भी कर सकता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, हैरी बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा इसका नाम हैरी है? तो उसने कहा हाँ, इसका नाम हैरी है। दरअसल ये मेरे पति का कुत्ता था। वो अमेरिका से इसे खरीद कर लेकर आए थे। वो इससे बहुत प्यार किया करते थे। उन्होंने हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया था, इसलिए ये बिल्कुल उनके साथ किसी इंसान की तरह बिहेव करता था और उन्हें बहुत अच्छे से जानता पहचानता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं इनकी ज़िंदगी में आई तो फिर अपने पति के साथ साथ मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। अब ये समझ लो कि ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने ससुराल से यहाँ ले आई थी। अब ये हमारे साथ ही रहता है। ये मेरा हमेशा अपने मालिक की तरह ख्याल रखता है, कभी किसी अनजान इंसान को मेरे करीब नहीं आने देता। अगर कोई मेरा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला कर देता है। ये एक तरह से मेरा बॉडीगार्ड है। मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। ये कुत्ता मेरा पति 5 लाख रुपए का लेकर आया था। ये कोई नॉर्मली हरकत नहीं करता। अगर ये कुत्ता जवान होता तो और भी महंगा होता। मैंने इस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो सृष्टि ने कहा कि अभी नहीं, अभी आपकी इससे दोस्ती नहीं हुई। पर ये आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और उदास रहने लगा है। ये अपने मालिक के जाने के बाद हमसे गुस्सा हो गया। मैं इसीलिए इसको घर से बाहर सैर कराने के लिए लेकर आती हूँ, ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे सृष्टि की बातें बहुत अजीब लगी थीं। शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चली गई थी, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया था। फिर इसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था। वो मुझसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं सृष्टि का सहारा बनना चाहता था और उसको संभालना चाहता था। उसकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी। उस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज़्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी भी तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर ली थी और उनको सृष्टि की फ़ोटो भी भेज दी थी। उन्हें सृष्टि बहुत पसंद आई थी और उन्होंने मुझे सृष्टि से शादी करने की परमिशन भी दे दी थी। मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि सृष्टि की पहले एक शादी और हो चुकी है और उसका पति मर चुका है। शायद मेरे पेरेंट्स ये बात सुनने के बाद मुझे सृष्टि से शादी नहीं करने देते। सृष्टि ने अपने पहले पति के बारे में बताया था कि वो अपने पहले पति को बहुत प्यार करती थी और उसकी उसके साथ लव मैरिज हुई थी। उसका नाम विराज था। कहने लगी कि मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मैं सृष्टि के सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले से ही उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था। मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था ताकि मेरा उस पर अच्छा अट्रैक्शन पड़ सके और वो अपने मरे हुए पति को भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे और अपने दिल में ये ठान ले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमने जल्द से जल्द शादी करने का इरादा कर लिया था। सृष्टि की माँ भी हम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक कुंवारा और उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिल रहा है। सृष्टि और मैं हम दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पति के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था और उनसे कहा था
कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जिद की थी कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गांव चला जाऊं और मेरी शादी वहीं से ही हो, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और वो लोग मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। मैंने जब इस बारे में सृष्टि को बताया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा, दिवाकर, तुम नहीं जानते हो कि मेरा पति कितना बड़ा बिजनेसमैन था और वो शहर में रहता था और मैं कभी भी गांव नहीं गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी शहर में ही रहकर गुजारी है, मैं कभी गांव नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया था कि मैं अपने माता पिता की खुशी की वजह से वहां पर शादी करना चाहता हूँ ताकि उन लोगों के अरमान पूरे हो जाएं। बस शादी करने के 1 हफ्ते बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सृष्टि ने कहा कि इस 1 हफ्ते में मेरा यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। उसने मुझे गांव जाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि शादी यहीं से ही होगी। मैंने जब इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो वो लोग भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने सृष्टि की ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से मेरे माता पिता भी नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी जिसे मेरी शादी की बहुत चाहत थी, वो बेचारी भी रोती हुई रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ ये कर अच्छा नहीं किया था, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कई दिनों तक मेरे घर से तो कोई कॉल भी नहीं आई थी। इस तरह से सृष्टि मेरी जिंदगी में आ गई थी और उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट करवा लिया था। सृष्टि की माँ अपने बड़े बेटे के यहाँ पर रहने के लिए चली गई थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। सृष्टि कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसी गुजर रही थी हम लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की जिंदगी होती है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वो हैरी को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो भी अब मेरे घर में ही रहता था, जबकि मैं इस सब के खिलाफ था। मुझे जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये कुत्ता भी मुझे बहुत खतरनाक लगता था। इसके लिए मैंने बाहर एक जगह बना दी थी। वो मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल तो हो गया था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से सृष्टि के साथ रहता था। सृष्टि ने बताया कि जब से उसका पहला पति इस दुनिया से गया है, ये बहुत उदास हो गया और ये उसको बहुत याद करता है क्योंकि वो इसका मालिक था। मैंने कहा था कि हाँ, जानवरों में भी तो फीलिंग्स होती हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़ बकरी जैसे जानवर जो इंसान से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। सृष्टि और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था जब अचानक एक दिन सृष्टि की तबीयत खराब हो गई। मैं ऑफिस में था और पड़ोस के घर से मुझे कॉल आई थी कि आपके घर में जो कुत्ता रहता है वो जोर जोर से भौंक रहा है, वो लगातार आवाज निकाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी परेशानी में है। आप जरा अपने घर में जाकर देखें कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया था और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया था कि मेरी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी तो हैरी इतना शोर मचा रहा था। मैं सृष्टि को फौरन अपनी गाड़ी में ले जाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ था और सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अपनी मम्मी पापा को बताया था। इस बात को सुनकर उन लोगों की नाराज़गी भी अब थोड़ी कम हो गई थी, वरना तो उन्हें लगता था कि शहर की लड़की से शादी करने के बाद मैं शहर का ही हो गया हूँ। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और ये खुशखबरी हमें जल्दी ही मिल गई थी। हम दोनों तो बहुत खुश थे। जब मैं सृष्टि को अस्पताल से घर लेकर आया तो हैरी उसको देखकर बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वो बार बार ही ऐसा कर रहा था। सृष्टि हैरी की तरफ देखकर कहने लगी, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो ये इसी तरह से शोर मचा रहा था। तभी तो मुझे पड़ोस वालों ने फ़ोन करके इसकी वजह बताई तो मैं जल्दी से घर आ गया था, वरना तो मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाने वाला था। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो मैं शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा कि ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आज इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मैंने सृष्टि से कहा, लेकिन ये अब क्यों बोल रहा है? तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इसे भूख लगी होगी। वो उसको खाना देने के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद भी वो इसी तरह से भौंके जा रहा था। अब सृष्टि को उस पर गुस्सा आ गया था और उसने कहा
कि मेरी तबीयत खराब है हैरी, तुम क्या चाहते हो। वो वहाँ से चली गई। कभी कभी तो मैं भी तंग आ जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बैठाया और उससे कहा कि देखो सृष्टि, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मेरी तरफ ध्यान देते हुए देखने लगी और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कहने लगी कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि देखो, अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और ये एक जानवर है, इसका कोई पता नहीं कि कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और ये भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूँगा। मैं जितनी देर घर से बाहर रहूँगा मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हुई और इसने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा। सृष्टि ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं हैरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि वो पालतू कुत्ता है, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। सृष्टि ने बताया कि हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आ गए थे। वो लगभग 15 दिन तक हमारे घर पे रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो हैरी ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा, देखो सृष्टि, जानवर का कभी कोई भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देखकर बहुत बोलता है। मैंने नोट किया है कि ये तुम्हारे पेट की तरफ देखकर ही ज्यादा बोलता है। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ कहना चाहता है। शायद अभी से ही इसे हमारे बच्चे से नफरत होने लगी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। सृष्टि को अचानक से गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो एक जानवर है। तुम कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं अपने पहले पति की निशानी को खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे पहले पति की कोई भी निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी बात छेड़ती हो और कहती हो कि मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि निशानियां तो उसी इंसान की संभाल कर रखी जाती है ना, जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है। वो कहने लगी, दिवाकर, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मुझे मोहब्बत थी अपने पहले पति से और मेरी उसके साथ लव मैरिज हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। वो भी दुनिया में नहीं है, चला गया है यहाँ से। अब आप क्या चाहते हो कि मैं उससे नफरत करने लग जाऊं? अगर मैं उससे नफरत कर सकती हूँ तो फिर मैं आपसे भी नफरत कर सकती हूँ। सृष्टि की इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतना शायद तुम्हारा पहला पति भी नहीं करता होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने किसी दूसरी लड़की का जिक्र तक नहीं किया और तो और मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को पसंद तक नहीं किया। लेकिन तुम्हें तो देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था और तुम भी तो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी, मुझसे प्यार करने लगी थी। मुझे लगता था कि तुम अपने पहले पति को सिर्फ अच्छे शब्दों में ही याद करती थी। उसने कहा कि आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि मुझे ना तो कोई लड़ाई करनी है और ना ही कोई झगड़ा। बस तुम इस कुत्ते को इस घर से निकाल दो। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं निकाल सकती। और मैं इसे कहाँ निकालूंगी। हम इसे जहाँ भी छोड़ देंगे ये वापस मेरे ही पास आ जाएगा। और फिर ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये 5 लाख रुपए का कुत्ता है। इसे यहाँ पर कोई भी चोरी कर सकता है क्योंकि इस तरह के कुत्ते हर जगह नहीं पाए जाते। ये सिर्फ विदेशों जैसी जगहों पर ही होते हैं। अगर इसे किसी ने चोरी कर लिया तो वापस भी नहीं करेगा। मैंने कहा कि फिर इसको बेच देते हैं। तो इस बात पर सृष्टि का दिल बहुत दुख गया था। उसने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं बेचने दूंगी। ये बेचारा पहले ही काफी उदास था क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से चला गया। मैं अच्छी इंसान हूँ, बुरी इंसान नहीं जो मुझे इसकी फीलिंग्स की कदर ही ना हो, चाहे वो फीलिंग्स किसी जानवर की ही क्यों ना हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होने लगा था क्योंकि मैंने भी उससे यही कहा था कि मैं भी एक नरम दिल और एक अच्छा इंसान हूँ, जबकि मैं ऐसा था ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं खामोश हो गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। वो कुत्ता सृष्टि के पेट की तरफ देख देख कर और बहुत ही शोर मचाता था। अब ये बात सृष्टि ने भी नोट करना शुरू कर दी थी और वो उससे दूर दूर रहती थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर इसे खाना दे दो। मैं जब इस कुत्ते को देखता तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी मुझे काट खाने के लिए मुझ पर छलांग मारने वाला है और ये मुझ पर हमला कर देगा। एक रात मेरी पत्नी मेरे बराबर में सो रही थी और वो सोते सोते ही कुछ बोल रही थी। मुझे लगा कि वो नींद में है और सच में वो नींद में ही थी। लेकिन वो जिस मर्द का नाम ले रही थी वो मैं नहीं था, बल्कि उसका पहला पति था। वो अपने पहले पति का नाम बार बार ले रही थी। वो गहरी नींद में थी और कह रही थी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ
और आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं उसकी बातों पर उठकर बैठ गया था और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के मुंह से किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं सुन सकता। ये औरत तो अभी तक अपने पहले पति से मोहब्बत करती थी। ये तो अभी भी इसकी दीवानी थी और ये उसको अभी तक भूली ही नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया था कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तो उसने मुझसे कहा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? क्या मैं सिर्फ अच्छा इंसान था इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी? तुम मुझे पसंद नहीं करती थी? उसने कहा, पसंद तो करती हूँ मैं आपको। आखिर पसंद ना करने वाली क्या बात है? आपने मुझे इस टाइम सहारा दिया, आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने पति के दुख में ही मर जाती। मुझे अपनी पत्नी की हर बात पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने सिर्फ मुझे अपने सहारे के लिए रखा हुआ था, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे शायद उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने उससे कह दिया था कि देखो, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने उससे कुछ बातें झूठ कह दी थी। कहा था कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे छोड़ दिया था। जब उसने मुझे छोड़ दिया था तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन तुम अपने पहले पति का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। मेरी बात सुनकर सृष्टि खामोश हो गई थी। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि आपने मेरे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपने मोहब्बत की है तो भी आप मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हो। उस लड़की ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके साथ बहुत सीरियस थी और आपसे प्यार करने लगी थी। तब आप मुझसे इस तरह की बातें करते हो। मैंने कहा कि तुम जो भी समझो, लेकिन अब तुम्हें अपने पहले पति का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अब तुम मुझसे शादी कर चुकी हो और तुम मेरी धर्मपत्नी हो और तुम्हारा अब अपने पहले पति से कोई लेना देना नहीं है। वो इस दुनिया से चला गया तो तुम्हें भी अपने पति को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब अगर तुमने अपने पति का नाम लिया तो मैं इसे बेवफाई समझूंगा। फिर तुम में और मेरी पहली गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो कहने लगी, क्या मतलब है आपका? बेवफाई एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में ही नहीं है? तो मैंने कहा, हाँ, तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मेरी पत्नी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका मूड मेरी तरफ से ऑफ रहता था। वो मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करती थी, पहले जैसे मेरे साथ रिएक्ट नहीं करती थी और ना ही मेरे साथ अपने दिल की कोई बात करती थी। औरत की खामोशी तूफान आने का अंदेशा होती है। एक खुश औरत कभी भी खामोश नहीं होती। जो औरत खामोश हो जाती है उसका यही मतलब होता है कि या तो वो खुश नहीं है या फिर उसकी खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। मेरी पत्नी बैठे बैठे कहीं भी खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वो अपने पहले पति की यादों में खोई हुई है, वो पति जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा था और एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मैं उसे इमरजेंसी में ही करीब के एक अस्पताल में लेकर चला गया था। ये वो डॉक्टर नहीं था जिनके पास मेरी पत्नी का ट्रीटमेंट चल रहा था, पर मैं जल्दबाजी में उसे यहाँ लेकर आ गया था। इस डॉक्टर ने कहा था कि इनका तो टाइम पूरा हो गया, हमें फ़ौरन ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या डॉक्टर, ये बच्चे जल्दी पैदा नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे 9 महीने हो गए और 9 महीने से भी कुछ दिन ऊपर आ गए। मैं डॉक्टर की इस बात को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर था। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी जनवरी में हुई है तो औरत फरवरी में ही बच्चा कंसीव करे। कुछ औरतें बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, लेकिन अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है। आप पैसों का इंतज़ाम करो, हमें ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया था। मेरी पत्नी ठीक थी। उसे ऑपरेशन रूम से कमरे में लेकर आए थे, लेकिन बच्चे को 24 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे के बाद बच्चे को मशीन से निकाल लिया जाएगा। मेरी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसको समझाया था कि तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है,
भगवान की कृपा से कल तक वो और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है, क्या नाम सोचा है तुमने इसका? इससे पहले मैं कुछ और बोलता, वो कहने लगी कि मैंने तो इसका नाम। वो किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बोलते बोलते रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये कहना चाहती है कि वो अपने बच्चे का नाम अपने पहले पति के नाम पर रखना चाहती है, लेकिन वो खामोश हो गई थी। जब नर्स बच्चे को लेकर आई तो मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गया था। बच्चा बहुत ही ज़्यादा सांवले रंग का था, जबकि मेरी पत्नी भी बिल्कुल सफ़ेद थी और मैं भी काफ़ी खूबसूरत था। फिर ये बच्चा सांवला कैसे पैदा हो गया था? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे तो काफ़ी सारे रंग बदलते हैं, आप अभी से ही परेशान हो रहे हो। जैसे ही हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए तो हैरी दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने सृष्टि से कहा कि ये क्या कर रहा है, इसे बच्चे से दूर रखो, कहीं ये बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मैं परेशान होने लगा था, पर इस बात पर सृष्टि हंसने लगी और उसने कहा कि ये खुश हो रहा है। आज बहुत सालों बाद मैंने इसे इस तरह से खुश होता हुआ देखा है। ये ऐसे छलांग तो तब लगाता था जब मेरा पति घर में दाखिल होता था, और जब से इसने आज बच्चे को देखकर ऐसे ही छलांग मारना और शोर मचाना शुरू किया। इसने बहुत ही टाइम बाद इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि आज ये बहुत खुश है। सृष्टि भी इस बात पर हंसने लगी थी, जबकि मैं इन दोनों को देखने लगा था कि आखिर किस तरह की बातें कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्दों को ज़्यादा छोटे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, शैतानी करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, बोलते लगते हैं, तब जाकर उनसे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन मुझे तो इस बच्चे से बिल्कुल भी ना तो अपनापन महसूस हो रहा था और ना ही कोई पिता वाली फीलिंग आ रही थी। ये कहने को तो मेरा पहला बच्चा था, मेरी और सृष्टि की मोहब्बत की निशानी था, पर मेरी पत्नी बहुत ही खुश थी। अभी तक उसने इस बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उससे बार बार कहता था कि इसका नाम रख लो, हम इसका नाम सोनू रख लेते हैं। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में मेरे पिताजी मुझे बचपन में सोनू कहकर ही पुकारते थे। वो मेरी इस बात पर खामोश हो गई थी। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मेरी पत्नी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो बार बार घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर यहाँ करीब में ही है। उसने कहा कि ध्यान से लेकर जाना और हैरी को अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा कि इसे साथ लेकर क्यों जाऊं? हैरी को संभालूं या फिर इस बच्चे को देखूं? फिलहाल मैं डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में कहा तो डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन डॉक्टर मेरा जानने वाला था, इसलिए मेरी बात मान गया था। उसने कहा था कि ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा था ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया था और बच्चे को घर वापस लेकर आया था। बच्चा अब पहले से ठीक था। जब से बच्चा आया था, सृष्टि मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी, और वो पहले भी मेरी तरफ कहाँ देखती थी, अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में ही वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। जब मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसे लगने लगा था कि शायद वो मेरे गले लगकर ये महसूस करती थी कि मैं उसका पहला पति हूँ। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। इस लड़की की वजह से मैंने अपने माता पिता के भी अरमानों पर पानी फेर दिया था। जो इसने कहा था मैंने वही किया था, लेकिन ये तो किसी और के ही ख्यालों में खोई रहती थी। अब मैं इस बच्चे की तरफ भी हमेशा ही शक की नज़र से देखता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी, और मैं इस बात पर हैरान था कि जब से ये बच्चा पैदा होने वाला था तो हैरी मेरी पत्नी की तरफ देखकर अजीब तरीके से शोर मचाने लग जाता था। लेकिन अब जब से ये बच्चा इस दुनिया में आया था तो उसका बिहेवियर बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो उसके आगे पीछे भागता था, खेलता था, उछलता था। मेरी पत्नी, बेटे और हैरी को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं। मेरी पत्नी तो हमेशा अपने बेटे में ही बिजी रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल किया और बताया कि आपकी डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आप आकर ले जाओ। मैं बहुत परेशान था और जाना भी चाहता था। मैं ये भी सोचता था कि मैं रिपोर्ट लेने नहीं जाऊं। मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर मेरी मर्दानगी सामने आ गई और मैं चला ही गया था। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट बताई
तो मैं हैरान रह गया था और मुझे समझ आ गया था कि हैरी मेरी पत्नी के पेट की तरफ देखकर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाता था और अब इस बच्चे के आने से वो इतना खुश क्यों था, क्योंकि इस बच्चे का पिता मैं नहीं था बल्कि मेरी पत्नी का पहला पति था। जब वो इस दुनिया से गया तो मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। जब सृष्टि की मुझसे मुलाकात हुई थी उससे 1 महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके पति की मौत को 1 साल हो गया। उसके ही कुछ वक्त बाद मैंने अपनी पत्नी से शादी कर ली थी। शायद मेरी पत्नी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था। मेरी शादी के बाद तभी तो वो बार बार सृष्टि को देखकर हैरी भौंका करता था। शायद उसको पता था कि मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है और वो बच्चा उसके मालिक की औलाद है। और जैसा मेरी पत्नी ने कहा कि ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसका मालिक घर में आया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी के पहले पति की ही औलाद है। तभी तो अभी तक मेरी पत्नी ने इस बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। आज जब मैं घर वापस आया तो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उसने कहा कि क्या मतलब है? मैंने उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो और इस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी टिकी हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। सारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे कोई और फैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा, देखो, आज तुम झूठ मत बोलना, सच बोलना। जो होगा सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ थे। कुछ झूठ मैंने तुमसे बोले थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं रखी थी। मेरी पत्नी खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मुझे शक था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है ना, और इसका तो पिता इस दुनिया में भी नहीं है। ये अनाथ है। अगर तुम इसको सहारा दे दो तो भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेगा। मैंने कहा, भगवान मेरा इस बात से ही भला नहीं करेगा। मुझे सिर्फ ऐसी पत्नी की ज़रूरत थी जो सिर्फ मेरी होकर मेरे बारे में सोचे। लेकिन तुम तो अभी भी अपने पहले पति को नहीं भूल पाई हो और ये बच्चा भी उसी का है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मुझे माफ़ कर दो। मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी पत्नी रोने लगी थी। मैंने कहा कि वो एक जानवर था, एक कुत्ता था। उसको इस बात का आइडिया हो गया था कि ये बच्चा उसके मालिक का है। लेकिन मैं बेवकूफ़ बना रहा, आखिरी सांस तक बेवकूफ़ बना रहा। और अगर अभी मैं ये टेस्ट नहीं करवाता तो शायद मुझे तुम सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाकर रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ़ आदमी समझा था? इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मेरी पत्नी रोने लगी थी, मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। मैं परेशान था और अपना सामान बांधकर घर से निकल आया था। और घर से आज मुझे अपने गांव आए हुए 2 महीने हो गए। मैं अब दोबारा उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे अपनी पत्नी की याद आएगी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं अपने माता पिता के पास आ गया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी कैसे रह रही है। मैं उसको उसके हाल पर छोड़ आया था। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। उसे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूँ, लेकिन गांव आने के बाद मैंने उसे कभी पलटकर नहीं देखा था। मैंने अपने माता पिता को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो लड़की बहुत चालाक थी, जो अपने फ़ायदे की वजह से किसी के माता पिता को उससे अलग करवा सकती है, तो वो उसको भी धोखा दे सकती है। अपनी माँ की बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी और अब मैं अपने गाँव में ही नौकरी कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अभी तक सृष्टि को नहीं भूल पाया हूँ और अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।